तो चल रहा है हमारा जी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जिक्र करा था। एंड आई एम श्योर कि आप साथ के साथ रिवाइज जरूर करते हैं। याद रखिएगा, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बातें जरूर छोटी छोटी हैं, लेकिन मतलब बहुत गहरा है इनका। ओके, कागज कलम तैयार रखिएगा, साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिएगा। जिन साइंटिस्ट के नाम मैं आपको बताता रहता हूं वो जरूर याद रखिएगा। साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के भी क्वेश्चंस नीट में फ्रेम होते हैं। पिछली बार भी हमने कुछ वैज्ञानिकों का जिक्र करा था, ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। देन एवरी मैकलियोड मैकार्टी, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जाना था। आज भी हम कुछ वैज्ञानिकों का जिक्र करेंगे और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं कि डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जूनियर क्लासेस से आपके पास सुनते आ रहे हैं, है ना, कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। यही सारी चीजें आज हमने अपने इस सेशन में समझनी है। सो कॉपी पेन रेडी है आपका? एकदम से रिलैक्स्ड माइंड से, अटेंटिव माइंड से, फोकस्ड माइंड से आप ये लेक्चर सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। किसी भी चीज का पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स हो जाना चाहिए। पहले 24 घंटे के भीतर आप चीजें रिवाइज कर लीजिए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक वो याद रहने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। सॉल्व माई राजा बेटा एंड ऑल माई रानी बेटियां, याद रखिएगा, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, जिसके लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, हार्डवर्क भी करेंगे और स्मार्ट वर्क भी करेंगे। दोनों जरूरी होते हैं जीवन में किसी मुकाम को पाने के लिए। चलिए, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ज़ील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। जिक्र चल रहा था डिस्कवरी ऑफ डीएनए का, है ना, कि जेनेटिक मटेरियल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन्स हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है या डीएनए है। पिछले सेशन में हम इतना तो समझ गए थे कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए होना चाहिए, लेकिन भाई डीएनए इतना तो कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सके। सो आज हम ये समझेंगे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का, किस प्रकार से वो दो स्ट्रैंड्स जो है डीएनए के, जिन्हें हम एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स कहते हैं, वो कैसे अरेंज्ड हैं, क्या क्या फीचर्स हैं डीएनए के जो उसे खास बनाते हैं, क्यों डीएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल मान के चलते हैं, क्या खूबियां हैं डीएनए की जो आरएनए में नहीं है। धरती पे जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था आज से करोड़ों साल पहले, तो तब डीएनए पहले बना था या आरएनए पहले बना था, ये भी जानना जरूरी है ना। इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के सेशन में। तो चलिए जी, कुछ वैज्ञानिकों के नाम स्क्रीन पे आप इस समय देख रहे हैं। थोड़ी मुश्किल लग सकते हैं आपको, लेकिन मैं याद तो रखना पड़ेगा, है ना। फ्रेडरिक मिशर, स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, सो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। फ्रेडरिक मिशर, 1869 की बातें हैं। मिशर डिस्कवर्स न्यूक्लियन यानी डीएनए इन द न्यूक्लियाई ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, ब्लड का कंपोजिशन पता है आपको, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। सो फ्रेडरिक मिशर ने एक टर्म दिया था बेटा, दैट इज न्यूक्लियन, जो कि एक्चुअल में सेल के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए ही तो है। एक और वैज्ञानिक, दैट इज पॉसिल एल्ब्रेक्ट, बात है जी लेट 1800s की। He determines that DNA contains nitrogenous bases. DNA में nitrogenous bases होते हैं। ये हम सब पुरानी बातें कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व हुई डीएनए की केमिस्ट्री। सो nitrogenous bases से आप फेमिलियर हैं? बायोमोलिक्यूल्स जब क्लास 11th में पढ़ा था तो याद करके देखिए, आपको प्यूरीन्स, pyrimidines मैंने बताए थे। आज उन्हीं का जिक्र होगा। ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एक और भी बताया था आरएनए में, याद है, यू से नाम था उसका, यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। एक और वैज्ञानिक है फीबर्स लेविन, 1910 की बात है। He proposes tetranucleotide theory, 4 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एरविन चार्गेफ। ये सवाल नीट में पूछा जाता है, ठीक है जी। चार्गेफ रूल वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम जिक्र करेंगे अभी कि एरविन चार्गेफ ने क्या रूल्स दिए हैं डीएनए के स्ट्रक्चर और डीएनए की कॉम्पोजिशन को लेकर के, मुख्य रूप से मैं कहूं तो चार्गेफ एंड कोलीग, चार्गेफ और उनके कोलीग्स जो हैं, उन्होंने डिस्कवर करा रेगुलरिटी इन बेस रेशियोज ऑफ डीएनए, कि भाई डीएनए में जो आप ए, टी, जी और सी की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं। ए टी के साथ पेयर करता है, जी सी के साथ पेयर करता है ना। सो अमाउंट कितना है इनका प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स का, प्यूरीन क्या पिरिमिडीन के साथ पेयर करते हैं या पिरिमिडीन और पिरिमिडीन आपस में भी पेयर कर सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के एरविन चार्गेफ और उनके जो कोलीग्स थे, उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जो हमारे लिए जानना जरूरी। ठीक है जी। 4 वैज्ञानिकों के नाम मैंने बताए, जो 2 ज्यादा महत्वपूर्ण हैं इनमें से, फ्रेडरिक मिशर एंड एरविन चार्गेफ। स्पेलिंग लिख लीजिए, राइट जी। चलो राजा बेटा आगे बढ़ते हैं। सो एरविन चार्गेफ ने क्या कहा डीएनए की कंपोजिशन को लेकर के, इनके द्वारा कही गई इंपॉर्टेंट बातें क्या है, गौर से सुनिएगा। कंपोजिशन ऑफ AGTC, राजा बेटा जब हम AGTC लिखते हैं तो ये एक एक अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। A स्टैंड्स फॉर एडेनिन, स्पेलिंग लिख लीजिए, एडेनिन। G stands for guanine, T is thymine and C is cytosine, right जी। So ATGC जो है डीएनए में ये वेरी करता है from one species to another species। अगर हम अलग अलग स्पीशीज का जिक्र करें, जैसे यहाँ पे आपको ह्यूमंस दिख रहे हैं, ग्रास हॉपर दिख रहा है, एक प्लांट भी नजर आ रहा है, एंड में मुर्गी नजर आ रही है आपको, है। सो इन जनरल अलग अलग स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो इनमें है तो सभी डीएनए, आप कहेंगे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए में क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, ATGC है। लेकिन विशेष बात यह है कि इन सभी स्पीशीज में A, T, G और C की जो मात्रा है, जो रेशो है, वो वेरी करता है। सो दिस इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज टू another. Is it clear जी? Right? जैसे आप ह्यूमंस में देखिए, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ह्यूमंस के केस में आपको दिख रहा है 30.9 is what is A। चलिए मैं आपके लिए एक खूबसूरत सा रंग ले लेता हूं, रेड कलर से टिक कर दिया। ह्यूमंस में A is 30.9, T is 29.4, G is 19.9 and C is 19.8। ओके, अगर हम hen के केस में देखें तो 28.8 is A, T is 29.2, G is 20.5 and C is 21.5। आपको ये याद नहीं करना है, ये चीजें जो वैल्यूज लिखी है, नो याद नहीं रखना। याद रखने वाला सेंटेंस केवल सबसे ऊपर जो पहला सेंटेंस लिखा है, दैट कंपोजिशन ऑफ AGTC इन द डीएनए वेरीज, बदलता है फ्रॉम वन स्पीशीज टू another species। ठीक है बेटा, ओके जी। नाउ
एक सिद्धांत, एक रूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन, राइट? जैसे हमने मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में भर दिया है एडेनिन, है ना, समझाने के लिए। सो एडेनिन की मात्रा बराबर है थायमीन के। अच्छा, थायमीन के स्पेलिंग देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक थायमीन आपने ये भी तो पढ़ा है, एक थायमीन ये भी तो होता है THIAMINE, थायोमीन। और जो हम डीएनए वाला थायमीन की बात करें वहां पे TH के बाद Y है। सो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, Y वाला थायमीन एंड जो THIA वाला है, दिस इज अ विटामिन। थायमीन इज अ विटामिन ऑफ ग्रुप B कॉम्प्लेक्स, है ना? B1 B2 थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियसिन, साइटोबैलामिन। सो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के ग्रुप का विटामिन होता है थायमीन। विटामिन A इज रेटिनॉल, विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड, देन विटामिन D इज कैल्सिफेरॉल, विटामिन E इज टोकोफेरॉल। विटामिन्स के भी अल्टरनेट नाम जो है। सो बेटा थायमीन ये वाला और थायमीन ये वाला, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। चलो रूल की बात करें, जितना एडेनिन है उतना ही थायमीन है, जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन है। सो साइटोसिन यानी C इज इक्वल टू G, ये इक्वल टू के लिए बना रहा हूं, ये बॉन्ड्स नहीं दिखाए मैंने, है ना? सो A इज इक्वल टू T। इज इट क्लियर? पहला रूल समझ आ गया? चलो दूसरे रूल का जिक्र करते हैं। नाउ अब आप एडेनिन प्लस ग्वानिन, A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस D, राइट? पहले हमने कहा था A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C। अब मैं कह रहा हूं A प्लस G इक्वल्स टू C प्लस T, ये भी ध्यान रखना है। सो राजा बेटा एडेनिन में आप जोड़ दीजिए ग्वानिन, ये बराबर होगा साइटोसिन जमा थायोमीन, राइट? A plus G equals to C plus T. This is an important rule। चार्गेफ रूल की बात कर रहे हैं। देखो जी, याद हो गया? एक बार वापस जाके दिखा दूं। पहले क्या बताया था आपको? A is equal to T and C is equal to G। फिर मैंने आपको बताया कि A plus G is equal to C plus T। ये हर स्पीशीज के लिए ये बात लागू होगी, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात देखते हैं जी। ना आप जानते हैं कि जब हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं उसमें प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स आते हैं। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स, राइट? ATGC, क्लियर है ना? प्यूरीन्स उतनी ही है जितने की पायरिमिडीन्स है। सो इन डीएनए एडेनिन इक्वल्स टू थायमीन, साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन, A plus G इक्वल्स टू C plus T। एंड जो आप बात बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ प्यूरीन्स इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। जितना संख्या प्यूरीन्स की है उतनी ही संख्या पायरिमिडीन्स की भी है, राइट जी? एक और रूल समझ आ गया ना? चार्गेफ के द्वारा, एरविन चार्गेफ के द्वारा दिए गए ये जो रूल्स हैं, क्या ये सिर्फ डीएनए पे अप्लाई होते हैं? ये और जगह अप्लाई नहीं होते? क्या आरएनए पे अप्लाई होते हैं? सो द आंसर इज चार्गेफ्स रूल्स अप्लाई फॉर डीएनए ओनली, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट? डीएनए किस किस चीज से बना है बताओ? डीएनए में नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है। नाइट्रोजनस बेसिस के बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम डीएनए कह देते हैं। फिर से याद करा दूं जी, हम जिक्र कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। एकदम हम मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स को यदि हम और गहराई में समझें तो वो एक लंबा धागा है डीएनए का, जिसके साथ बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन्स भी जुड़े हुए हैं, राइट? चलो, सो चार्गेफ्स रूल्स अप्लाई फॉर डीएनए ओनली। ये दो वैज्ञानिक जिनका जिक्र हमेशा होता है जब भी डीएनए के स्ट्रक्चर की बात आती है, और वो है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। नोबेल प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया इन्हें। बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन इनका रहा है डीएनए के उस स्ट्रक्चर की गुत्थी को सुलझाने में, उस रहस्य को सुलझाने में, जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को एक तरह से परेशान करके रखा हुआ था कि किस प्रकार से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तो जो डबल हेलिकल मॉडल की हम बात करते हैं, एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, बोथ द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने डीएनए का वो डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज करा था। Now, दो और ऐसे नाम जिनका जिक्र करना यहाँ पे जरूरी है, दैट इज मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, राइट जी? क्या नाम है? रोजालिंड फ्रैंकलिन। लिख के देखिए, यहाँ पे आपको बीच में एक तस्वीर नजर आ रही है, देखने में आपको सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन साइंटिफिक लिटरेचर में ये एक बहुत बहुत अहमियत रखने वाली ये तस्वीर है। एक्सरे फोटो ऑफ डीएनए। इमेजिन एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफी जो थी, उसके जरिए रोजालिंड फ्रैंकलिन, महिला वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर की इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को सुलझाया। अब आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पिक्चर कैसी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुरानी और पहली फोटोग्राफ मानी जाती है डीएनए के स्ट्रक्चर को लेकर। अब सुनिए मेरी बात गौर से। फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन, मॉरिस विल्किंस, 1962। I repeat the name of the scientists and I want you to write that। 1962 की बात है। फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन, मॉरिस विल्किंस, they were awarded with the Nobel Prize for the discovery of DNA structure। Important, नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। अब आप हैरान हो गए हैं सुनकर के कि एक वैज्ञानिक जिनका जिक्र मैंने और किया था यहाँ पे, रोजालिंड फ्रैंकलिन, इनका नाम क्यों नहीं है? जानते हैं इस बात का कारण कि रोजालिंड फ्रैंकलिन का नाम इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ? रोजालिंड फ्रैंकलिन, द ओनली वुमन इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग द डीएनए मिस्ट्री। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रोजालिंड फ्रैंकलिन, महिला वैज्ञानिक जो कि इन्वॉल्व थी डीएनए की इस रहस्य को सुलझाने में। नोबेल प्राइज में इन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया, अभी आपको इसका कारण बताता हूं। सो ये जो एक्सरे फोटो ऑफ डीएनए है बेटा, इसे फोटो 51 के नाम से जाना जाता है। इसी में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है रोजालिंड फ्रैंकलिन का, लेकिन दुर्भाग्यवश ओवेरियन कैंसर हो जाने के कारण 1957 में इनकी मृत्यु हो गई, और यही कारण था कि नोबेल प्राइज में इन्हें शामिल नहीं किया जा सका, क्योंकि मरणोपरांत नोबेल प्राइज पोस्टमसली नहीं दिया जाता, राइट? केवल जीवित शख्सियत को ही इस बेहतरीन प्राइज से नवाजा जाता है। रोजालिंड फ्रैंकलिन, शी डाइड ऑफ ओवेरियन कैंसर इन 1957। So, she could not be considered as a candidate for that shared prize, जो वाटसन, क्रिक एंड विल्किंसन के बीच में शेयर किया गया। Is it clear जी? Right? समझ आया इतना? वैज्ञानिकों के नाम याद रहेंगे, फ्रेडरिक मिशर, राइट जी, वाटसन एंड क्रिक, रोजालिंड फ्रैंकलिन, ध्यान रखने हैं। अब हम पहुंचते हैं
डीएनए के उस डबल हेलिकल मॉडल में जिसका जिक्र, जिसका चर्चा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और क्या डीएनए वाकई ऐसा लगता है जैसा हम बना देते हैं? जनरली आपने देखा होगा टीचर्स भी जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम लोग रफली आपको समझाने के लिए डीएनए ऐसा बना देते हैं। लेट मी टेल यू, डीएनए को ड्रॉ करने का ये गलत तरीका है। ऐसा नहीं होता। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए नेवर क्रॉस ईच अदर। ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल चल रहे हैं। अच्छा कैसे? आपको उदाहरण देता हूं। सपोज कीजिए आप एक ऐसे घर में है जो डुप्लेक्स बना हुआ है, नीचे भी फ्लोर है और एक ऊपर भी फ्लोर है। कई बार देखा ना, सीढ़ियां होती है घर के अंदर ही जिसके दोनों तरफ रेलिंग होती है और स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ियों पे पैर रख के ऊपर चढ़ते जाते हैं। आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए, एक रेलिंग को आपने दाएं हाथ से पकड़ा है, एक को बाएं हाथ से पकड़ा है और आप सीढ़ी पे पैर रखते हुए ऊपर चलते जा रहे हैं और वो दोनों जो रेलिंग है वो ऐसे 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 घूमती हुई जा रही है ना। सो दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे चलते हुए घूमते हुए जा रहे हैं ऊपर। कहीं पे भी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक तरफ का स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को क्रॉस कर जाता है। सो जब हम ड्रॉ करते हैं ना, हम उसे 3 डायमेंशनल वे में ड्रॉ नहीं कर पाते और हम उसे रफली ऐसे ही दिखा देते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे को काट रहे हैं। सो टेक्निकली इस तरह से डीएनए को ड्रॉ करना गलत है। आप एक सीढ़ी की उदाहरण लेकर के इसे अच्छे से समझ सकते हैं। एक ऐसी सीढ़ी जो एक डुप्लेक्स मकान में जमीन से आपको फर्स्ट फ्लोर पे घुमाती हुई ले जा रही है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो वो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड से मतलब जो दोनों रेलिंग लगा लीजिए, एक आपने दाएं हाथ रखा था, एक पे बाएं हाथ रखा था, और आप अपना पैर किस पे रखते जाएंगे? आपका पैर जो पड़ता जाएगा वो हो जाएंगे जो नाइट्रोजनस बेसेस आपस में जुड़े हुए हैं, और वो जो स्ट्रैंड है जो साइड में रेलिंग चल रही है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। इस तस्वीर में गौर से देखिए, नीला रंग इस्तेमाल करा है हमने आपको वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन दिखाने के लिए, और बीच में आपको जो अलग अलग कलर के वो डंडे दिख रहे हैं, दोस आर द नाइट्रोजनस बेसेस, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं जी। इधर देखिए, ये रहा एक सिंपल तरीके से ड्रॉ किया हमने जो डीएनए है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं ऐसे, राइट? नाउ गौर से देखिएगा, दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में ये चीज आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखो मेरे बच्चे, एक आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना बीच में, ये क्या है? गुलाबी रंग से जो दिखाया मैंने, दिस इज व्हाट इज शुगर, राइट? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज, है ना? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज का डीऑक्सी फॉर्म है। आरएनए का जिक्र करें तो भाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये डीऑक्सीराइबोज एसिड है, यानी राइबोज का डीऑक्सी फॉर्म है, डीऑक्सीराइबोज है। वेरी गुड जी, एक बात क्लियर हुई। फिर आप देखो, यहाँ पे पीले रंग से एक डिब्बा बनाया जिसमें टी लिखा है, और यहाँ पे एक गुलाबी रंग से बॉक्स है जिसमें जी लिखा है। तो ये ATGC क्या है? ये है नाइट्रोजनस बेसिस। T stands for what? Thymine. G stands for guanine. याद रखना ये चीज। इधर देखिए, ब्लू कलर से एक जो सर्कल बनाया है उसके अंदर P नजर आ रहा है। P is what? Tell me please. P stands for what? यहाँ पे फॉस्फेट या फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड। तो 3 बातें नजर आ गई भैया। बीच में हमें राइबोज का डीऑक्सीराइबोज नजर आ रहा है। एक तरफ हमें नजर आ रहा है भाई, वहां पे लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, और दूसरी जगह एक कार्बन पे हमें नजर आ रहा है वो फॉस्फेट ग्रुप। कार्बन एटम्स भी याद कर लो भाई, ये लिखा है C1। इधर देखो C1, है ना? कार्बन एटम्स है ये, और यहाँ पे C1 पे नाइट्रोजनस बेस है, इधर भी C1 पे नाइट्रोजनस बेस है। ओके, ये वाला हो जाएगा जी C2, देन C3, देन C4, देन C5। ये देखो हमने ऐसे लेबल करा ना, 5 के ऊपर प्राइम लिखा हुआ है। सो यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, राइट? इसका 5th कार्बन, और उससे ऊपर वाले का देखिए कौन सा? 3rd कार्बन, जिसके बीच में ये फॉस्फेट आपको नजर आ रहा है। बेसिक बातें क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में भी बताई थी। समझ लीजिए, दोबारा से वो सब चीजें रिवाइज हो रही हैं आपके साथ। तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। सपोज मैं हूं शुगर, राइट? और मेरे साथ सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये है फॉस्फेट। सो शुगर फॉस्फेट के बैकबोन के साथ मान लीजिए ये नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए हैं। सो आई एम शुगर, दिस मार्कर इज फॉस्फेट, ये रहा नाइट्रोजनस बेस। और ऐसी ही चीज ये न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। ढेर सारी न्यूक्लियोटाइड इमेजिन कर लो, और वो क्या बन जाएगा जी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वही तो डीएनए, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और साथ में नाइट्रोजनस बेसेस। अब देखो भाई, नाइट्रोजनस बेसेस किस प्रकार से लगे होते हैं इसमें। ये क्या पीले रंग वाली चीज क्या है? सॉरी, ये नीले रंग वाली चीज क्या है बताइए? ब्लू कलर से, इधर भी ये ब्लू कलर का कंटेंट लिखिए। ये जो ब्लू कलर का सर्कल है ये क्या है? फॉस्फेट, P सिंपली। चलो मैंने P लिख दिया, ये रहा P, ये रहा P, इधर ये P है। P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस या फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। ये वाली चीज क्या है बीच में? ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, राइट? जल्दी से बताइए कौन सी शुगर है ये? डीएनए की बात हो रही है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, या सिंपली क्या दो भाई शुगर, है ना? राइबोज शुगर कौन सी होती है? पढ़ा नहीं तो स्ट्रक्चर हमने मोनोसैकेराइड में हमने ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस शुगर में पढ़ा था ना, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोलोज। तो पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, ये पेंटागन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमें। तो ये है जी फॉस्फोरस, ये है जी शुगर। कैसी शुगर? पेंटोस शुगर। नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज। तो ये पूरी चीज हो गई, ये जो मैं बना रहा हूं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये एक तरह से इसकी रीढ़ की हड्डी बन गई, इसकी बैकबोन बन गई डीएनए की, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब है कि नाइट्रोजनस बेसिस किस प्रकार से अरेंज्ड है, तो आपके सामने लिखा है जी, द नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यहाँ पे हमने कलर दिया है ना, ये आपको दिख रहा है, मैंने पीला रंग यूज करा है, पिंक कलर यूज करा है, आप देख पा रहे हैं? प्यूइन्स, पिरिमिडिन्स, नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट? और जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वो बाहर की तरफ है, जैसे मेरे अंगूठे हैं, ये थंब्स है शुगर फॉस्फेट बैकबोन वाली बात, और ये है नाइट्रोजनस बेसिस, सो दे आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स। तो ये जो थंब हो गए, ये वो सीढ़ी की रेलिंग हो गई, और ये जो बीच वाली चीज नाइट्रोजनस बेसिस है, इनमें बॉन्ड भी बनेंगे, देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में। तो ये वाली चीज जो बीच वाली, ये सीढ़ी का वो फटा हो गया, एक तरह से वो स्लैब होगी जिस पे पैर रख के आप ऊपर जाएंगे। तो अब डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है ना अच्छे से, 3 डायमेंशनल में आप इमेजिन कर पा रहे हो। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अच्छा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये 2 लाइनें नजर आ रही हैं, और यहाँ पे ये 3 लाइनें नजर आ रही हैं। इसकी वजह है, ये ऐसे रैंडमली सिर्फ किसी डिजाइन के लिए नहीं दिखाया कि एक जगह 2 लाइनें, एक जगह 3 लाइनें, इट मींस समथिंग। वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या, राइट जी? ये हमने एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड क्यों दिखाया है, लेकिन उससे पहले इधर देखो, ये जो 2 चेन्स है, द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, राइट? ये राइट हैंडेड कॉइलिंग है, जैसे मेरा हाथ है, मेरा दायां हाथ है, राइट? राइट हैंडेड कॉइलिंग इसमें हो रखा है, आपको 3D में इमेजिन करना होगा दैट इट इज राइट हैंडेड, इट इज नॉट लेफ्ट हैंडेड। दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो जी आगे बढ़े। नो, द 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल इन पोलैरिटी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 2 चेन्स है वो एंटी पैरेलल है, मतलब एक 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन है, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन है। इधर देखिए आप, ये जो 2 हमने ब्लू कलर से चेन्स बनाई है, ऐसे एक ही वाली, यहाँ पे 5 प्राइम है और इसका एंड जाके हो रहा है 3 प्राइम पे, और दूसरी वाली चेन मान लो इधर से 5 प्राइम है और इसका एंड इधर हो रहा है 3 प्राइम। क्लियर है? फिर पॉइंट याद रखो, आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा ना ये चीज और क्लियर हो जाएगी। 1 चेन रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन,
and the other is in 3 prime to 5 prime direction. Please remember this. Clarity और ज्यादा भी हो जाएगी आपको आगे जैसे देखेंगे कुछ और डायग्राम्स. इधर देखो ये गौर से. Now, phosphate group at the 5 prime carbon atom of ribose sugar. Can you see this structure? ये जो blue color से है. What is this blue color structure? This is phosphate. P, right? So phosphate group at the 5 prime carbon atom of the ribose sugar. Now, see here. Hydroxyl group OH. It is at the 3 prime carbon atom of the ribose sugar. Hydroxyl group जो है वो 3 वाले थर्ड वाले कार्बन पे जो है वो अटैच्ड है. राइट? याद रहेगी ये चीज. So 5 प्राइम एंड 3 प्राइम. आप इधर देख लीजिए फिर से. यहां से गौर फरमाइएगा. ये वाली चीज है जी 5 प्राइम और इधर एंड हुआ 3 प्राइम और यहां पे इधर से शुरू हो गया 3 प्राइम और इधर पे एंड हो गया 5 प्राइम. सो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के. सिंपल. नेक्स्ट देखिए. The bases of the two strands are paired through. ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं दोनों स्ट्रैंड्स के वो एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं. कौन से बॉन्ड्स उनके बीच में हैं जो उन्हें स्टेबिलिटी दिए हुए हैं जो उन्हें जोड़ के रखे हैं. सो प्लीज रिमेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड्स? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. लेट मी रिपीट. द बेसिस ऑफ द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग द बेस पेयर्स. ओके, यहां पे गौर फरमाइएगा और यहां पे गौर फरमाइएगा. ये वाली चीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कहीं 2 नजर आ रहे हैं और कहीं 3. इसकी वजह भी हम अभी आगे जानेंगे. नाउ वन मोर थिंग. अ प्यूरीन ऑलवेज पेयर्स विद अ pyrimidine. तो आपने देखा Purine is pairing with pyrimidine. Purine is pairing with pyrimidine. Purine और purine आपस में पेयर नहीं करते हैं. Similarly, pyrimidines आपस में पेयर नहीं करते हैं. Purine, pyrimidine. Purine मान लो छोटा नाम, pyrimidine में बड़े स्पेलिंग है, तो छोटा और बड़ा आपस में पेयर कर रहा है. छोटे छोटे आपस में नहीं करेंगे, बड़े बड़े आपस में नहीं करेंगे. याद रखने का तरीका आपस याद रख लीजिए. राइट? क्लियर है जी? A purine always pairs with a pyrimidine. फिर से देखिए स्ट्रक्चर. बार दिखाता रहूंगा ताकि दिमाग में छप जाए ये. सुनो, देखो इधर. Adenine pairs with thymine through 2 hydrogen bonds. Important. A और T पेयर करते हैं तो बीच में 2 डंडे दिखाए हमने भैया, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. लेकिन जब C और G या G और C कह दीजिए इनको आपने दिखाना है तो 3 दिखाने हाइड्रोजन बॉन्ड्स. साइटोसिन पेयर्स विद क्यूनिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंफ्यूज नहीं होना. A विद T एंड C विद G. A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड C और G में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. राइट जी? चलो इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं. इतने खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है जी. ये देखो राजा बेटा, दिख रहा है आपको यहाँ पे. दिस इज थायमीन, दिस इज एडेनिन 1 एंड 2. रेड रेड डॉट नजर आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और अब आप इधर देखो C यानी साइटोसिन, G यानी गुआनिन. कैन यू सी 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, यानी जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ना है, अलग करना है, तो कौन से बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे? करेक्ट? चलिए आगे बढ़े. इधर देखो. जब आप कह रहे हैं कि A विद T एंड G विद C, इसका मतलब है डीएनए के एक स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जो है पर्टिकुलरली, वो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस को ही डिसाइड कर देंगे. अगर मान लो ये एक स्ट्रैंड है, ये A है, ये इसके सामने वाला दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये वाला नाइट्रोजनस बेस क्या होगा? If this is one strand, this is A, right? This is another strand. What should be this? A is going to pair with what? It should be T. उसके बाद if this is one strand, this is another strand, this is C. So C is going to pair with what? G. Simple, right? So देखिए एक स्ट्रैंड दिखाया है जिसपे हमने A, G, T, C, T, A, C, T ऐसे पूरी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ना. तो इसका मतलब है अगर इसके ऑपोजिट दूसरा स्ट्रैंड मैंने दिखाना है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बेस पेयर्स मुझे अपना पता चल जाएंगे क्या होने चाहिए. Important point. Because of the complementary nature of DNA, the bases on one strand determine the bases on other strand. A के सामने T आएगा, T के सामने A आएगा, C के सामने G आएगा और G के सामने C आएगा. Is it clear जी? ये देखो आगे नहीं हमसे. दोबारा से दिखाओ फिर से. टाइप कर दिया मैंने, ये उसके सामने आ गया. अब दोनों के बेस पेयर्स को मैच करके देखिए. कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात कर रहे हैं हम. Can you see this? Right? Got it? देख लो. A के सामने T, G के सामने C, T के सामने A, C के सामने D. यही खेल है बस. ATGC ATGC का. इतनी चीज को हमें अच्छे से समझ लेना है ना. कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे. हेलिक्स डायमीटर, हेलिक्स का पिच क्या है, इन सब चीजों का जिक्र होगा. पहले तो हमने जान लिया कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ ऐसे चलते हुए एक सीढ़ी की रेलिंग की तरह घूमते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस इनवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं. शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है. नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन्स एंड pyrimidines हैं. प्यूरिन्स और pyrimidines आपस में पेयर करते हैं. प्यूरिन और प्यूरिन पेयर नहीं करते हैं. pyrimidine और pyrimidine पेयर नहीं करते हैं. A is with T and G is with C. A और T और G और C में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. C और G में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. चलो अब मैं कुछ और टर्म्स बताने जा रहा हूं. ये जो नंबर्स लिखे हैं, जो वैल्यूज लिखी हैं ना, प्लीज याद रखिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेलिक्स का पिच जो है दैट इज 3.4 mm. अब ये हेलिक्स पिच क्या होता है? सुनो. हेलिक्स पिच कैन बी डिफाइंड एज द हाइट ऑफ वन कंप्लीट हेलिक्स टर्न. हेलिक्स जब टर्न कर रहा है तो ऊंचाई में ऊंचा भी तो उठता जा रहा है ना. सीढ़ी में जब चढ़ रहे हो आप तो ऊपर को भी तो उठ रहे हो ना. जैसे मान लो आप एक ऐसे हेलिकल सीढ़ी में आपने एक पैर रखा, फिर आपने दूसरा रखा, तो दूसरा स्टेप थोड़ा ऊंचा है, तीसरा और ऊंचा है, चौथा और ऊंचा है, गोल घूम के एक टर्न तो कंप्लीट होगा उसमें. दैट इज हेलिक्स पिच. सो हेलिक्स पिच कैन बी डिफाइंड एज द हाइट ऑफ वन कंप्लीट टर्न 3.4 mm. तो ये जो एक टर्न हुआ इसमें रफली 10 बेसिस इन ईच टर्न. रफली 10 आ जाएगा. मान लो सीढ़ी की बात करूं तो एक पट्टे पे एक स्लैब पे पैर रखा, दूसरे पे रखा, तीसरे पे रखा, चौथे पे रखा और वो ऊंचा भी जाता जा रहा है. तो जो एक कंप्लीट टर्न है उसमें 10 ऐसे स्टेप्स आ जाएंगे. ऐसे याद कर लीजिए. हेलिक्स का जो डायमीटर बना है, राइट, डायमीटर बनता है 2 mm. हेलिक्स डायमीटर इज 2 mm. ओके. डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस इन द हेलिक्स दैट इज आल्सो कॉल्ड हेलिक्स राइज
is 0.34 mm। ये भी क्लियर हो गया। अगर टोटल हम लेकर के चल रहे हैं कि भाई 3.4 mm है और उसमें 10 स्टेप्स हमने काउंट किए थे, तो एक स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच में इट विल बी 0.34 mm। कैन यू सी, ये सीढ़ी का एक स्टेप है, ये सीढ़ी का दूसरा स्टेप है और ये है 0.34 mm और एक कंप्लीट टर्न जो हमें समझ आया यहां से यहां तक ऊंचाई में, दैट इज 3.4 mm। याद रहेंगी ये बातें। और यहाँ पे ये जो 2 mm दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है। These values are important, please let me tell you, this is very important and this can be framed as a question in your NEET exam। Values, हेलिक्स का पिच, हेलिक्स का डायमीटर और एक टर्न में कितने बेसेस आ जाते हैं। ओके चलिए, दो और बातें आ गई भाई। ये मेजर ग्रूव क्या है डीएनए में, ये माइनर ग्रूव क्या है। ग्रूव तो समझते हैं ना, किसी चीज में गहराव हो जाना। मान लो कि मेरा हाथ हमें दिख रहा है, दो उंगलियों के बीच में गैप सा नजर आ रहा है ना, तो हम कहते हैं कि ग्रूव बना हुआ है। तो ये डीएनए की रेफरेंस में ग्रूव क्या होता है, ये देखो मेजर ग्रूव और ये देखो माइनर ग्रूव। समझो, मेजर ग्रूव अकर्स वेयर द बैकबोन्स आर फार अपार्ट, जहां पे वो जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स हैं वो फार अपार्ट है, राइट। कैन यू सी है, राइट। ये वाला, ये जो गहराव बन रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव। माइनर ग्रूव अकर वेयर देयर आर क्लोज टुगेदर, जहां पे वो दोनों बहुत पास हैं, दैट इज द माइनर ग्रूव। ग्रूव्स ट्विस्ट अराउंड द मॉलिक्यूल ऑन द ऑपोजिट साइड्स। कैन यू सी है, यहाँ पे आपको ये ग्रूव ऐसे नजर आ रहा है, ये वाला जो गहराव नजर आ रहा है, इधर से आपको ये गहराव नजर आ रहा है, फिर इधर से आपको ये नजर आ रहा है, इधर से आपको ये नजर आ रहा है। सो दीस आर द टर्म्स वी यूज फॉर द ग्रूव्स, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। अब एक बात और सोचो, डीएनए के इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए क्या केवल हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही रिस्पांसिबल होंगे? और भी तो कई तरह की इंटरेक्शंस हुई होंगी ना। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स। Attractive forces they hold them together adding to the stability। कई तरह की attractive forces वहां पे ऑपरेट कर रही हैं जो ओवरऑल उस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किए हुए। आगे आने वाले सेशंस में जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो कई तरह के एंजाइम्स का जिक्र करेंगे जो बहुत सारे काम कर रहे हैं। वहां की बात आप दोबारा से समझेंगे, स्ट्रक्चर को भी और गहराई से तब आप समझ पाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, वही चीज स्क्रीन पे आपके सामने अलग अलग कलर्स के साथ देखते हैं जी। ब्लू कलर से मैंने दिखाया डीएनए के दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल, एक का 5 प्राइम तो दूसरे का उसके सामने 3 प्राइम, राइट जी। द टू स्ट्रैंड्स आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग द बैकबोन। स्ट्रैंड किससे बना है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन है जिसके साथ बीच बीच में नाइट्रोजनस बेसेस हैं, राइट जी। ये वाली वैल्यूज 0.34 mm, देन 3.4 mm, ये हमें याद रखना है। हेलिक्स का पिच कितना है? 3.4 है और एक कंप्लीट टर्न में 10 बेसेस आ जाते हैं। दो एडजेसेंट बेसेस या स्ट्रक्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 mm, राइट जी। उसी चीज को और ज्यादा गहराई से मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, जिसमें ब्लू कलर से नजर आ रहा है ये P यानी फास्फोरस यानी फॉस्फेट, ये नजर आ रही है जी पेंटोस शुगर। चलो मैं रेड कलर लगा देता हूं शुगर के लिए, ये रहा S फॉर शुगर, शुगर यानी कौन सी शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर, व्हिच इज हेक्सोज शुगर और व्हिच इज पेंटोस शुगर और व्हिच इज पेंटोस शुगर। द करेक्ट आंसर इज इट इज पेंटोस शुगर, राइट। ये जो नजर आ रही है बीच बीच में एक पीला सा स्ट्रक्चर, ये मस्टर्ड, ये पिंक, ये ग्रीन, दीस आर नाइट्रोजनस बेसेस। यूरिन्स एंड pyridines, यूरिन्स दे पेयर विद pyrimidines, A पेयर्स विद T, G पेयर्स विद C, A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, C और G में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इतनी सारी चीजें तो साथ के साथ याद हो गई आपको। आई एम सो हैप्पी। P को दिखाया A के साथ, C को दिखाया G के साथ। ये कलर्स जो हमने आपको दिखाए सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, ओके। नाउ क्विकली रिवाइज करें इस पूरी चीज को। देखो क्या है डबल हेलिकल मॉडल जो है, किसने दिया था? कम ऑन टेल मी। ये जो डबल हेलिकल मॉडल का हम जिक्र कर रहे हैं, वैज्ञानिकों का नाम बताइए। वाटसन एंड क्रिक। और महिला वैज्ञानिक का जो मैंने आपको नाम बताया था, जिनके ओवेरियन कैंसर से मृत्यु हो जाने के कारण नोबेल प्राइज में उनका नाम शामिल नहीं हुआ, रोजालिंड फ्रैंकलिन। एक्स-रे डिफ्रैक्शन फोटो 51। चलो देखो, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है डीएनए में और नाइट्रोजनस बेसेस आर फेसिंग आउटसाइड या इनसाइड? नाइट्रोजनस बेसेस आर फेसिंग इनसाइड, एक दूसरे से जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। शुगर फॉस्फेट बैकबोन में एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम। हेलिकल पिच 3.4 mm है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है, हेलिक्स का डायमीटर 2 mm है, हेलिकल राइज जो है 0.34 mm, राइट जी। एक एक चीज हमने साथ के साथ रिवाइज कर ली बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो एक सिंगल स्लाइड है ना, जो इतनी खूबसूरती से डिजाइन करी गई है, ये एक स्लाइड ही आपको इतनी सारी बातों का क्रक्स है, निचोड़ बना लिया ना साथ साथ। इजी था। ये नोट्स जो है बड़े प्रेशियस हैं, ये काम आएंगे, देख लेना, याद करोगे एग्जाम से पहले। मुझे जब नीट का एग्जाम दे रहे होगे ना आप लोग, याद करोगे, आपके सामने कहा था नोट्स बनाना और एंड में वो काम आएंगे। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन की डिटेल्स मैंने आपको समझा दी। नाइट्रोजनस बेसेस जो कि इनसाइड को फेस कर रहे हैं, उसमें है प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, जिनका आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। अगर मैं एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस जानता हूं नाइट्रोजनस बेसेस का, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस मुझे ऑटोमेटिकली पता है। ए का T, T का A, C का G, G का C, राइट जी। वही बात यहां लिखी है, A B के साथ है और G C के साथ है। और बॉन्ड्स समझ आ गए इसमें? डबल बॉन्ड कहां है, ट्रिपल बॉन्ड कहां है ना, ध्यान रखना ये चीज। चलो एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि भाई क्या डीएनए के अलग अलग प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ डीएनए भी एग्जिस्ट करता है अलग अलग तरह का? ये सारे डीएनए जैसे हैं? नहीं जी, डीएनए भी अलग अलग तरह के हैं। देखो डायग्राम देखो जरा गौर से। A DNA, B DNA and Z DNA, ABZ या ABZ कह लीजिए, Z को Z भी प्रोनाउंस कर देते हैं हम। तो देखो A DNA का जरा डायग्राम देखो गौर से, देखो जरा गौर से। ये रहा A DNA है ना। अब जरा ये देखो B DNA और ये देखो बेचारा ये Z DNA। आपके में से कैसा टूटा फूटा सा लग रहा है ये Z DNA है ना, है तो ये भी स्ट्रैंड्स दो इसमें। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए कहां-कहां पाए जाते हैं, क्या-क्या अंतर है इस A, B और Z डीएनए में? सुनो, लिख भी लेना साथ के साथ बातें, राइट जी। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद A DNA, डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द B DNA। B DNA का डिहाइड्रेटेड फॉर्म है, राइट। A DNA का स्ट्रक्चर सिमिलर है B DNA के, ओरिएंटेशन भी वैसा ही है। जो B DNA इट टेक्स अ फॉर्म टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब सूख जाना किसी चीज का, बिल्कुल डेसिकेट हो जाना, ड्राई हो जाना। B DNA में बेसेस आर अरेंज्ड इन जिगजैग मैनर।
it is found ahead of the start site of a gene. Gene क्या है? Gene is a segment of DNA, right? DNA का एक particular sequence which is coding for a particular protein, that is what is called as a gene. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ddNA is believed to play some role in gene regulation. अभी gene regulation का concept ना आपको आगे जाके समझ आएगा, है ना? अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रख लीजिए, इतना ध्यान रख लीजिए that ddNA is believed to play some role in gene regulation. Now, cDNA में again the bases are arranged in zigzag manner and it is found in very less amount. Okay, right? So basic से बात याद रखना, आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा ये A, B और C DNA का, बस ध्यान रखना कि ये तीन प्रकार जो है वो होते हैं. हमने फिर भी टेबुलर फॉर्म में आपके लिए और ज्यादा डिफरेंसेस जो है यहाँ पे लिख दिए हैं. मैं एक बार पढ़ जरूर देता हूँ राजा बेटा आपके लिए, देखिएगा. ADNA राइट हैंडेड, ठीक है जी. BDNA दैट इज राइट हैंडेड एंड CDNA जो है दैट इज लेफ्ट हैंडेड. हेलिक्स के पिच की अगर बात करें, सो ADNA में 2.86, BDNA 3.4 nm एंड CDNA 4.4 nm, राइट? ये वाली चीज मैंने आपको समझाई थोड़ी देर पहले ही, राइट? देन देयर आर डिफरेंसेस इन द मेजर ग्रूव्स एंड माइनर ग्रूव्स आल्सो. जो CDNA है वहां पे मेजर ग्रूव फ्लैट नजर आता है, जो माइनर ग्रूव है वो नैरो है और डीप है. जरूरी नहीं आपने वैल्यूज को रटे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर रखिएगा इन डिफरेंसेस की. A, B एंड Z DNA या ZDNA जो हम कह रहे हैं. तो DNA की तो बहुत सारी बातें होंगी. हम कैसे भूल सकते हैं आरएनए को? आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड. आप कहेंगे सर आरएनए में राइबोज शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है. लाइफ का जब इवोल्यूशन हुआ है धरती में, हम पढ़ेंगे आगे ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में कि बिगिनिंग में जो है केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई. तो डीएनए तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आरएनए से. तो पहले आरएनए बना था, डीएनए बना था, राइट जी? और अगर पहले आरएनए बना था तो आरएनए से डीएनए कैसे बन गया? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए फॉर्म्स आरएनए एंड आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन्स. लेकिन डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज. पहले तो राइबोज शुगर आई होगी तभी तो उसकी डीऑक्सी फॉर्म बाद में आई होगी. तो इसका मतलब है आरएनए ज्यादा पुराना है, आरएनए पहले बना था. नाउ आरएनए इज फाउंड इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुडे, वेदर इट इज प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, राइट? सभी हम किंगडम पढ़ चुके हैं ये. सो आरएनए जो है भाई वो सब में पाया जाता है. नाउ आरएनए की एक विशेष बात है, जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पे. आरएनए की एक विशेष बात क्या है? ये देखो क्या लिखा है, कैन यू रीड दिस? URACIL, यूरेसिल. इसमें यूरेसिल प्रेजेंट है, राइट जी? बाकी सारी चीजें सेम है. इट हैज एडेनिन, इट हैज ग्वानिन, इट हैज साइटोसिन. तो फिर क्या नहीं है इसमें? इधर देखिए जरा, डीएनए में आ रही है भैया, डीएनए में थाइमिन है. डीएनए में A, T और G, C था. यहाँ पे C और G है, लेकिन A के साथ बेचारा T नहीं है. A के साथ आ गया है हमारे पास यूरेसिल. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, राइट? नाइट्रोजनस बेसिस नजर आ रहा है, एक तरफ मैंने डीएनए दिखाया, एक तरफ मैंने आरएनए दिखाया. बेस पेयर्स भी दिखाए हैं, शुगर फॉस्फेट का हेलिक्स भी दिखाया. वो वाली बात सेम है. एक यूरेसिल वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा. और दूसरा देखो मैंने बेचारे आरएनए का तो एक ही स्ट्रैंड दिखाया है इस तरह से, और डीएनए के दो स्ट्रैंड दिखाए हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं. ये बात आपको याद रखनी है. एक और बात बता दो भाई, देयर आर सर्टेन आरएनएस व्हिच फंक्शन एज एंजाइम्स आल्सो. आपने तो पढ़ा है कि भाई एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट? और एंजाइम्स दे प्रोवाइड अ यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू इंटरैक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट. धरती पे जब जीवन की शुरुआत हुई करोड़ों साल पहले, तो भाई प्रोटीन कैसे बने होंगे? नॉन एंजाइमेटिक सिंथेसिस कैसे हुआ प्रोटीन्स का? तो शुरुआत में पहले आरएनए बना. आरएनए में राइबोज शुगर है, सिंपल है स्ट्रक्चर में. कुछ आरएनए ऐसे रहे होंगे जो स्वयं ही एंजाइम का काम कर लेते थे. सो ऐसे आरएनएस व्हिच आर एबल टू फंक्शन एज एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स. व्हाट आर राइबोजाइम्स? वेरी इंपॉर्टेंट. RIBOZYME. Ribozymes are the RNAs which function as enzymes. So RNA itself was able to cut out the unnecessary parts, right? क्लियर है जी? और आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन्स बन गए होंगे, राइट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके. आपने रेट्रोवायरसेस पढ़े होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम होता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है. लेकिन हम करोड़ों साल पहले की बात कर रहे हैं, धरती पे जीवन की जब शुरुआत हुई तो भाई आरएनए ने प्रोटीन भी बना दिए होंगे, और आरएनए स्वयं भी एंजाइम्स की तरह काम कर सकता है. सो कंसीडरिंग ऑल दीस की कैरेक्टरिस्टिक्स, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या कहता है, राइट? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है दैट लाइफ ऑन अर्थ बिगिन विद अ सिंपल आरएनए मॉलिक्यूल that could copy itself without help from other molecules. समझ आएगा? यही चीज आपको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में भी बताऊंगा कि आरएनए जो शुरुआत में रहा उसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज थी, और ऐसे आरएनएस जो एंजाइम की तरह काम कर लेते हैं उन्हें राइबोजाइम कहा जाता है. सो लाइफ ऑन अर्थ बिगिन विद अ सिंपल आरएनए मॉलिक्यूल जो कि स्वयं को कॉपी कर सकता था बिना दूसरे मॉलिक्यूल्स की मदद लिए. सो भाई अगर शुरुआत का जेनेटिक मटेरियल पूछा जाए, करोड़ों साल पहले जो रहा होगा वो आरएनए रहा होगा. इसी प्रकार ये आरएनए का जो रोल है वो धीरे धीरे डीएनए ने टेक ओवर कर लिया. तो अब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डिड डीएनए बिकम आवर जेनेटिक मटेरियल? आरएनए को ही क्यों नहीं रहने दिया गया जेनेटिक मटेरियल? डीएनए में ऐसी क्या खास बातें थी कि आरएनए का ये फंक्शन डीएनए ने टेक ओवर कर लिया, राइट? अब इस सवाल का जवाब अगले सेशन में आपको दिया जाएगा जी, कि आरएनए का फंक्शन टेक ओवर डीएनए ने क्यों करा. व्हाट वर द रीजंस? सो आई होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने आज पढ़ा. डीएनए का स्ट्रक्चर जाना, शुगर, फॉस्फेट, बैकबोन, नाइट्रोजनस बेसिस, क्या है प्यूरिन्स, क्या है पिरिमिडीन्स, और किस प्रकार से उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. अगले सेशन में और ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें हम पढ़ेंगे. जो भी नोट्स आपने बनाए हैं प्लीज उन्हें रिवाइज जरूर कीजिएगा. रिवीजन इज द की टू सक्सेस. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए. आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. एक एक कदम आपका जो ये लिया जा रहा है ना रोजाना, ये आपको अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा है. घबराइएगा मत, कभी भी डरिएगा मत. कभी भी कॉन्फिडेंस नीचे जाने लगे तो मेरी कही हुई इन बातों को याद जरूर कर लीजिएगा. नमस्कार, बाय बाय.